सोचिए दोस्तों, एक ऐसे आदमी की जिसे गांव वाले सम्मान से देखते हैं, लेकिन जो अपने ही खून के कतरे को मारने को उतारू हो जाए। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी बहू, जिसे वफादार होना चाहिए, इस जघन्य अपराध में शामिल हो जाती है। दोनों मिलकर अपने गहरे राज को झींगा तालाब की गहराई में छिपाने की योजना बनाते हैं। यह सिर्फ कर्मों की बात नहीं है, बल्कि धोखे, लालच और न्याय की कहानी है जो अंततः सभी नकली मुखौटों को उतार फेंकता है। जुलाई का महीना था, साल था 2023। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में गर्मी अपने चरम पर थी। चारों तरफ झींगा तालाबों की कतारें थीं, जो नीले आसमान को प्रतिबिंबित कर रही थीं। गांव वालों के लिए यह एक आम नज़ारा था। हर सुबह पानी चलाने वाली मशीनों की आवाज़, कीचड़ की गंध और झींगा पालने वालों की हंसी सुनाई देती थी। लेकिन इस शांति के पीछे एक भयानक त्रासदी छिपी हुई थी। 5 जुलाई की सुबह रायगढ़ पुलिस स्टेशन का माहौल तनावपूर्ण हो गया। एक 50 वर्षीय हृष्ट पुष्ट आदमी, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, अंदर आया। यह था गांव का सबसे बड़ा झींगा तालाब मालिक, राम सिंह, जिसे लोग झींगा राजा कहते थे। उसके साथ एक युवती, सीमा थी, जो राम सिंह की बहू थी। सीमा की आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा पीला पड़ गया था और वह कमजोर लग रही थी। दोनों आदित्य की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे, जो राम सिंह का इकलौता बेटा और सीमा का पति था। राम सिंह ने भारी आवाज में बताया कि आदित्य जिद्दी था। कुछ दिन पहले उनका तालाब के मुनाफे को लेकर झगड़ा हुआ था। आदित्य को लगता था कि उसे कभी विश्वास में नहीं लिया गया, जबकि राम सिंह को लगता था कि वह कारोबार संभालने के लिए काफी परिपक्व नहीं है। झगड़े के बाद आदित्य ने घर छोड़ दिया और कहा कि वह मुंबई में अपना करियर बनाएगा। राम सिंह ने कहा, मैंने सोचा कि वह वापस आ जाएगा, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं है। सीमा ने कांपती आवाज में कहा कि आदित्य ने घर छोड़ने की रात उसे फोन किया था और कहा था कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से उसका फोन बंद है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और मामले को एक वयस्क के स्वेच्छा से घर छोड़ने के रूप में देखा, न कि अपराध के रूप में। अक्सर गांवों में युवा अपने माता पिता की छाया से निकलकर आजादी की तलाश में शहर जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा था जो ठीक नहीं लग रहा था। बाद में गवाहों ने बताया कि आदित्य का अपने पिता से अक्सर झगड़ा होता था और उसकी शहर में एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने की योजना थी। सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन इस सामान्य कहानी के पीछे एक अजीब चुप्पी थी, जैसे कुछ जानबूझकर छिपाया जा रहा हो। पुलिस स्टेशन के बाहर सूरज तेज चमक रहा था, जिससे झींगा तालाब दर्पण की तरह चमक रहे थे। गांव वालों को पता नहीं था कि वह सुबह एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जो परिवार, प्यार और लालच के बारे में उनकी धारणा को हिलाकर रख देगी। वह कहानी जहां झींगा तालाब, जो कभी आजीविका का स्रोत था, एक खूनी त्रासदी का मौन गवाह बन गया था। आदित्य की गुमशुदगी की रिपोर्ट तुरंत जिला स्तर पर भेज दी गई। जल्द ही मामला वरिष्ठ जांच अधिकारी इंस्पेक्टर विजय कदम के हाथ में आ गया, जिनके पास 24 वर्षों से ज्यादा का अनुभव था। कई लोग उन्हें एक सतर्क और अनुभवी पुलिस अधिकारी के रूप में जानते थे, जो आसानी से किसी भी मामले में छोटी छोटी कमजोरियों को भी देख लेता था। विजय ने रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा। शुरू से ही कुछ बातों ने उन्हें परेशान किया। उन्होंने घटनाओं के क्रम को दोहराया। आदित्य ने 3 जुलाई की दोपहर को घर छोड़ दिया, लेकिन परिवार ने 5 जुलाई की सुबह तक पुलिस में शिकायत नहीं की। 2 पूरे दिन बिना किसी खबर के, लेकिन पिता और पत्नी शांत लग रहे थे। अगर उन्हें सच में चिंता होती तो उन्होंने तुरंत शिकायत क्यों नहीं की? उन्होंने खुद से पूछा। इसके अलावा एक और बात थी जो उन्हें परेशान कर रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक सीमा ने दावा किया था कि आदित्य के जाने के बाद उसे एक संक्षिप्त फोन कॉल आया था। लेकिन विजय जानते थे कि कई मामलों में जो लोग सच में भाग जाते हैं, वे अपने करीबी लोगों के संपर्क में रहते हैं, न कि सिर्फ एक बार फोन करके गायब हो जाते हैं। यह एक सामान्य युवा का गुस्सा नहीं है। उन्होंने सोचा, यह कहानी को खत्म करने जैसा है। निश्चितता के लिए उन्होंने तकनीकी टीम को आदित्य के फोन नंबर से कॉल रिकॉर्ड की जांच करने का आदेश दिया। कुछ ही घंटों में नतीजे आ गए। सीमा द्वारा बताए गए दिन उसे कोई कॉल नहीं आया था। इस तथ्य ने परिवार के शुरुआती बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उस रात विजय अपने दफ्तर में अकेले बैठे थे। उन्होंने आदित्य और सीमा की 2 साल पहले हुई शादी की एक पुरानी तस्वीर देखी। दोनों की मुस्कुराहटें आशा से भरी हुई थीं। जो सुबह उन्होंने देखी आंखों से बिल्कुल अलग थीं। उन्होंने धीमी गति से फाइल बंद करते हुए सोचा कि कुछ छिपाया जा रहा है। अगले दिन विजय ने खुद मामले की जांच करने का फैसला किया। राम सिंह का झींगा तालाब लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ था, जिसमें 1,
दूसरे से मिट्टी के बांधों से अलग किए गए दर्जनों तालाब थे। दूर से जमीन के बीच में एक बड़ा सफेद घर दिखाई दे रहा था जो तारों से घिरा हुआ था। बाहर से वह जगह समृद्ध दिख रही थी, जो एक ग्रामीण की सफलता का प्रतीक थी जिसने जीरो से शुरुआत की थी। लेकिन जैसे ही विजय घर के अंदर आए, उनका नजरिया बदल गया। हर चीज बहुत साफ और व्यवस्थित थी, गंदगी का कोई निशान नहीं था। आदित्य का कमरा भी ऐसा ही था। बिस्तर अच्छी तरह से बना हुआ था, अलमारी कपड़ों से भरी हुई थी और आधी पी हुई सिगरेट भी एशट्रे में रखी हुई थी। अगर वह सच में गुस्से में भागा था तो उसने कमरे को ऐसे क्यों छोड़ा जैसे किसी ने उसे छुआ भी न हो। विजय ने राम सिंह से पूछा कि क्या आदित्य के जाने के बाद किसी ने कमरे को छुआ है। राम सिंह ने जवाब दिया कि उन्होंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया ताकि वह वापस आ सके। विजय को जवाब समझ में आया, लेकिन यह ज्यादा ही सही लग रहा था। जांच दल ने झींगा तालाब के कर्मचारियों से बात की। हैरानी की बात है कि लगभग सभी ने एक ही जवाब दिया, वह मुंबई गया था। तालाब पर कुछ भी असामान्य नहीं था। विजय को और भी शक होने लगा क्योंकि जवाब बहुत ज्यादा एक जैसे लग रहे थे। वह जानते थे कि ज्यादातर ग्रामीण कर्मचारी सीधे सादे होते हैं और विवरण छिपाना मुश्किल होता है। अगर सब लोग एक ही बात दोहरा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया है। सिर्फ एक आदमी अलग था। यह चाचा जॉय थे, जो कई दशकों से तालाब पर काम कर रहे थे। जब उन्हें अकेले में बात करने के लिए बुलाया गया तो वे घबरा गए, उनके हाथ कांप रहे थे। आखिरकार उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा कि पिछले कुछ रातों से तालाब नंबर 5 के झींगे अजीब व्यवहार कर रहे थे। वे ऑक्सीजन की कमी से पीड़ित होने की तरह सतह पर तैर रहे थे। पानी से भी सामान्य गंध नहीं आ रही थी और उन्होंने कई बार सीमा को आधी रात में अकेले वहां जाते हुए देखा था। इन शब्दों ने विजय को चौंका दिया। आमतौर पर सतह पर तैरते हुए झींगे सिर्फ पानी के प्रदूषण का संकेत देते हैं, लेकिन एक अनुभवी जासूस के लिए इसका मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है जो तालाब की गहराई में छिपा हो। शाम ढल रही थी। विजय तालाब नंबर 5 के किनारे खड़े थे। हल्की हवा चल रही थी और पानी धीरे धीरे हिल रहा था। देखने में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन विजय को उस शांति पर शक था। उन्होंने पानी के नीचे देखा जो दिन की आखिरी रोशनी में चमक रहा था, और मन में सोचा कि अगर यहां कोई राज है तो समय उसे उजागर कर देगा। उस रात वह गांव के सामुदायिक केंद्र में बने अस्थायी कार्यालय में अकेले बैठे थे। उनके सामने सभी झींगा तालाबों का नक्शा था। उन्होंने तालाब नंबर 5 को लाल रंग से घेर दिया। सिर्फ एक बूढ़े कर्मचारी का बयान, नक्शे पर एक छोटा सा बिंदु, सारे शक का केंद्र बन गया। लेकिन विजय जानते थे कि वे कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते। अगर तालाब के तल में कुछ है तो हर एक मिनट जो बर्बाद हो रहा है सबूत नष्ट कर रहा है। लेकिन अगर वे गलत हैं तो पूरी टीम पर लापरवाही से काम करने का आरोप लगाया जाएगा। उस रात एक तनावपूर्ण बैठक में उन्होंने अपने फैसले की घोषणा की। वे 24 घंटे तालाब नंबर 5 पर नजर रखेंगे और किसी भी कर्मचारी को उसके पास जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कल वे अगले कदम का फैसला करेंगे। टीम के सदस्यों ने एक दूसरे को देखा। यह फैसला जोखिम भरा था, लेकिन विजय की आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। वे जानते थे कि इस अनुभवी जासूस की सहज बुद्धि शायद ही कभी गलत होती है। आधी रात को क्लोज सर्किट कैमरों ने संदिग्ध गतिविधि रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। सीमा तालाब नंबर 5 के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें अब उस पत्नी जैसी नहीं दिख रही थीं जिसने अपना पति खो दिया था, बल्कि उस व्यक्ति जैसी दिख रही थीं जो एक बड़ा राज छिपा रही थी। उसने अपना सिर झुकाया। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे वह अंधेरे पानी से बात कर रही हो। विजय ने रिकॉर्डिंग देखी और हर बार उन्हें यकीन हो गया कि आदित्य की गुमशुदगी का जवाब मुंबई जाने वाले रास्ते पर नहीं है, बल्कि इस तालाब की गहराई में छिपा है। अगले दिन उन्होंने पूरी टीम को इकट्ठा किया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि वे तालाब नंबर 5 से पानी निकाल देंगे, चाहे कितना भी जोखिम क्यों न हो। उन्हें अपनी आंखों से देखना होगा कि वहां क्या छिपा है। इस फैसले ने पूरे कमरे को शांत कर दिया। सभी जानते थे कि इतने बड़े तालाब से पानी निकालना एक महंगा और मुश्किल काम है, और यह सब बेकार भी जा सकता है। लेकिन सभी को यह भी पता था कि अगर वहां कुछ है तो यही सच्चाई को उजागर करने का एकमात्र तरीका है। इसलिए भाग्य का चक्र घूम गया। यह अब सिर्फ एक लापता व्यक्ति की तलाश नहीं थी, बल्कि एक खूनी कहानी को उजागर करने की दिशा में पहला कदम था जो पूरे रायगढ़ जिले को झकझोर देगा। 6 जुलाई की सुबह रायगढ़ जिले में अभी भी नमी थी। दूर डीजल इंजन की तेज आवाज शांति को भंग कर रही थी। एक बड़ा पानी निकालने वाला पंप शुरू हो गया और कई पुलिस अधिकारी तालाब नंबर 5 के किनारे खड़े थे।
वे पानी को बाहर निकालते हुए देख रहे थे। विजय थोड़े अलग खड़े थे, अपने हाथों को पीछे बांधे हुए ध्यान से देख रहे थे, जैसे एक प्रधानाचार्य अपने छात्रों के जवाब का इंतजार कर रहा हो। उन्होंने एक छोटा सा आदेश दिया, तकनीकी टीम से आदेश मिले, बिना किसी को भी तालाब के किनारे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे ही सुबह का सूरज निकला, उसने झींगा तालाबों को घेरे हुए ताड़ के पेड़ों और मैंग्रोव जंगलों को रंग दिया। छोटे पक्षियों का झुंड इधर उधर उड़ रहा था, जैसे वे उस असामान्य गतिविधि से परेशान हों। पानी को चलाने वाली मशीनें बंद कर दी गई थीं, जिससे पानी नीला होने के बजाय गंदा हो गया। धीरे धीरे पानी का स्तर गिरने लगा और नीचे की काली कीचड़ दिखने लगी। कभी कभी कीचड़ के अंदर से हवा के बुलबुले निकल रहे थे, जैसे कुछ लंबे समय से कैद है। रायगढ़ जिले के सरकारी कार्यालय के पास बने छोटे कमांड सेंटर में मॉनिटर पर पिछली रात की रिकॉर्डिंग चल रही थी। सीमा लंबे समय तक तालाब के किनारे खड़ी रही, उसने खुद को गले लगाया। विजय ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, उस दृश्य के बारे में सोचते हुए। उन्हें उम्मीद थी कि वे गलत हैं, लेकिन जांच सहानुभूति या उम्मीद की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जिसे एक एक कदम चलना होता है। सुबह 10:00 बजे तक तालाब में पानी का स्तर एक वयस्क की कमर तक ही बचा था। तकनीकी टीम अलग अलग जगहों पर फैल गई और लाठियों से कीचड़ की जमीन में कुछ ऐसा खोजने की कोशिश कर रही थी जो वहां नहीं होना चाहिए। चाचा जॉय बैरिकेड के पीछे खड़े थे। उनकी उंगलियां अपनी टोपी को कुचल रही थीं और वे विजय को देखकर जल्दी से अपना सिर झुका लेते थे, जैसे उन्हें डर हो कि उनकी आंखें कोई बड़ा राज उजागर कर देंगी। इंस्पेक्टर साहब, तकनीकी टीम के एक सदस्य ने किनारे के पश्चिमी हिस्से से चिल्लाकर कहा, पश्चिम की ओर कोई ठोस चीज मिली है। यह सुनकर सब लोग उधर देखने लगे। विजय ने आगे बढ़ने का इशारा किया। 2 फॉरेंसिक अधिकारी लंबे बूट पहने हुए सावधानी से कीचड़ में गए और लाठी से जमीन की जांच करने लगे। हवा में एक अजीब सी गंध आ रही थी जो जानी पहचानी नहीं थी। न ही सड़े हुए पानी की, बल्कि समय की गंध आ रही थी जो धीरे धीरे सड़ रहा था। विजय ने आदेश दिया कि लापरवाही की वजह से एक भी सबूत खराब न हो। जल्द ही कीचड़ से ढकी हुई कोई चीज दिखाई देने लगी। अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा और फिर स्ट्रेचर और जाल मंगवाया। जैसे ही वह चीज चादर पर रखी गई, माहौल भारी हो गया। यहां तक कि पानी निकालने वाले पंप की आवाज भी दूर और दबी हुई लग रही थी। विजय के आदेश पर समुदाय के लोगों को दूर रखा गया। उन्होंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी, मिलने का समय दर्ज किया और बोर्ड पर लिखा। हर चीज शांति से हो रही थी, सिवाय कागज पर कलम की रगड़ और इंजन की धीमी आवाज के। बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, यह समझने के लिए कि चादर पर रखी हुई चीज क्या है। वह एक आदमी का शरीर था जो कीचड़ से ढका हुआ था और भारी चीजों से कसकर बंधा हुआ था। फॉरेंसिक अधिकारी तेजी से लेकिन सावधानी से काम कर रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे, आकार माप रहे थे और निशान लगा रहे थे। उन्होंने बताया कि कई जगहों पर रस्सी बंधी हुई थी और मछुआरों द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले वजन वाले पत्थर पैंट की फटी हुई जेबों में मिले थे। पैर की उंगलियों को साफ करने के बाद एक शादी की अंगूठी मिली जिस पर नक्काशी को पढ़ना अभी भी संभव था। विजय ने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने उस समय नहीं देखा जब कुछ युवा अधिकारियों ने सदमे को दबाने के लिए गहरी सांस ली। उन्होंने ऐसे सबूत देखे थे जिन्होंने इंसानों को उनकी सीमाओं से परिचित कराया था, लेकिन हर बार उनका दिल उन वादों से कांप उठता था जो परिवारों और पवित्र चीजों के सामने किए गए थे। वह अंगूठी आदित्य की थी। टीम के एक सदस्य ने, जो उनकी शादी में गया था, फुसफुसाते हुए कहा। विजय ने धीरे से सिर हिलाया, उसे नोट किया और उसकी तस्वीरें लीं। घटनास्थल पर शुरुआती जांच के बाद शव को फॉरेंसिक टेंट में ले जाया गया। विजय कुछ देर के लिए उसके पीछे चले गए, फिर तालाब के किनारे खड़े हो गए। अब तालाब नंबर 5 लगभग सूख चुका था। तालाब के तल में एक घसीटने का निशान दिखाई दे रहा था जो उस जगह की ओर जा रहा था जहां शव मिला था, जैसे किसी चीज को नरम कीचड़ पर घसीटा गया हो। कुछ निशान ज्यादा गहरे थे, जैसे उन्हें 2 लोगों ने बनाया हो। विजय ने धीरे धीरे उस निशान को देखा, अपने दिमाग में एक संभावित तस्वीर बनाते हुए। जल्द ही एक युवा पुलिस अधिकारी अंदर आया और कुछ फुसफुसाया। विजय ने सिर हिलाया और राम सिंह और सीमा को केंद्र में बुलाने का आदेश दिया। वे आधिकारिक तौर पर कुछ ठोस जानकारी चाहते थे। लकड़ी की दीवारों वाले एक अस्थायी कमरे में, जिसमें एक कमजोर पंखा चल रहा था, सीमा एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके होंठ कांप रहे थे। जब अधिकारियों ने उसे अंगूठी की तस्वीर दिखाई जो अभी अभी ली गई थी, तो सीमा ने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। यह आदित्य की अंगूठी है, उसने लगभग अनसुनी आवाज में कहा। राम सिंह कुछ ही मिनटों बाद अंदर आए। वह सीधे खड़े थे। उन्होंने कुछ सेकंड के लिए अंगूठी को देखा और फिर लंबी सांस ली।
हाँ, उन्होंने सपाट ढंग से कहा, यह मेरे बेटे की है। कोई चीख नहीं, कोई आलिंगन नहीं, कोई जमीन पर गिरना नहीं, सिर्फ एक अजीब शांति जिसने अधिकारियों को एक दूसरे को देखने पर मजबूर कर दिया। विजय ने उनकी भावनाओं को मापने की कोशिश नहीं की। वे जानते थे कि हर कोई नुकसान से निपटने का अपना तरीका रखता है, लेकिन उनके सहज ज्ञान ने उनके भावों को बहुत नियंत्रित होने के रूप में दर्ज किया। ज्यादातर समय शांत व्यवहार के पीछे एक सोची समझी कहानी छिपी होती है। शाम को फॉरेंसिक जांच की शुरुआती रिपोर्ट आ गई। डूबने के कोई संकेत नहीं थे, लेकिन सिर के पीछे एक कुंद वस्तु से चोट लगी थी। यह इतना जोरदार था कि व्यक्ति बेहोश हो गया या उससे भी बदतर, कलाई पर बंधे होने के निशान थे। विजय ने रिपोर्ट को धीरे धीरे पढ़ा, हर लाइन और तथ्य को पिछले 2 दिनों से बनाने की कोशिश कर रहा था। आदित्य घर से मुंबई में अपना करियर बनाने के लिए नहीं भागा था, बल्कि उसे हमेशा के लिए अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। साथ ही सबूतों की टीम ने गोदाम से तालाब नंबर 5 तक मिट्टी के बांध की जांच की। अर्ध सूखी जमीन पर उन्हें छोटे पहियों के निशान मिले, जो शायद एक गाड़ी के थे। शायद कर्मचारियों के कदमों से कुछ निशान दब गए थे, लेकिन गोदाम से तालाब के किनारे तक की यात्रा की दिशा दिखाने के लिए पर्याप्त निशान थे। पहिए के निशानों के बीच 2 अलग अलग साइज के पैरों के निशान थे। एक बड़ा और गहरा था, दूसरा छोटा था। अधिकारियों ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस तस्वीरें लीं, आकार मापा और निशान लगाए। जैसे ही हवा ने मिट्टी के बांध के किनारे उगने वाले कांसों को हिलाया, विजय राम सिंह के बड़े घर की बालकनी पर खड़े थे। वह घर साफ सुथरा था, जैसे कोई दुखद घटना कभी हुई ही न हो। एक कोने में आदित्य और सीमा की शादी की एक तस्वीर लटकी हुई थी। युवा चेहरे, साधारण कपड़े और एक गर्म पृष्ठभूमि। विजय ने तस्वीर को कुछ देर तक देखा, फिर सिर झुका लिया, जैसे उस मुस्कुराहट के पीछे दबी हुई कहानी का सम्मान कर रहे हों। क्या हमें पूछताछ के लिए अलग कमरे तैयार करने चाहिए सर? एक सदस्य ने पूछा। विजय ने अंधेरे आंगन की ओर देखा। हाँ, राम सिंह और सीमा को आज रात से अलग अलग पूछताछ करनी होगी। किसी भी तरह से उनके बीच कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। दरवाजे पर ग्रामीण फुसफुसा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और सवाल पूछ रहे थे। जब पुलिस की गाड़ी देखी तो चाचा जॉय अपना सिर झुकाकर चले गए। एक बुजुर्ग महिला ने एक पड़ोसी से फुसफुसाते हुए कहा कि गहरे समंदर को मापना आसान है, लेकिन इंसानी दिल को मापना मुश्किल है। ये शब्द हवा में तैरते रहे और उस रात के वजन को और भी बढ़ा दिया। विजय वापस केंद्र में आ गए और वह छोटी नोटबुक खोल ली जिसे वे हमेशा अपने साथ रखते थे। उसका कवर पुराना और फटा हुआ था। उन्होंने एक आसान स्केच बनाया, गोदाम, रास्ते, तालाब में मिली जगह और पैरों के निशान की जगह। उन्होंने लाइनों पर लिखा, 2 लोग, योजना, आधी रात। फिर दूसरी तरफ उन्होंने एक वाक्य लिखा जिसका उपयोग वे अक्सर खुद को याद दिलाने के लिए करते थे। सच्चाई को किसी अभ्यास की जरूरत नहीं होती, लेकिन झूठ को हमेशा अभ्यास की जरूरत होती है। नोटबुक बंद करते हुए उन्होंने उन सहयोगियों की ओर देखा जो अभी भी सबूतों को सील करने वाले बक्सों में डाल रहे थे। हम कल सुबह अलग अलग पूछताछ शुरू करेंगे, उन्होंने धीमे लेकिन मजबूत स्वर में कहा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई धमकी नहीं। हम बस उन्हें बताएंगे कि क्या हुआ था। सच्चाई अक्सर उन लोगों के मुंह से निकल जाती है जो डरे हुए होते हैं। रात की हवाएं लकड़ी की दीवारों की दरारों से गुजर रही थीं। झींगा तालाबों से एक खारी गंध ला रही थीं, जो अब शांत थे। तालाब नंबर 5 एक बड़े काले छेद की तरह लग रहा था, जिसने हाल ही में धरती पर सच्चाई को उजागर किया हो। विजय ने रात के लिए आखिरी बार उसकी ओर देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। थकावट से नहीं, बल्कि इस उम्मीद में कि कल की सुबह लोगों के गले में अटके शब्द बोलने की हिम्मत देंगे। गांव में बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि पानी साफ हो जाएगा अगर उसे नीचे बैठने दिया जाए, लेकिन अगर आप दिल को हिलाते रहेंगे तो यह सड़ जाएगा। विजय जानते थे कि कल उन्हें एक ही समय में हिलाना और नीचे बैठने देना होगा, क्योंकि सच्चाई को सतह पर लाना जरूरी था। रात बेचैनी से गुजरी, कुछ के लिए और उनके लिए जो अपनी कहानियां छिपा रहे थे, बिना सोए ही गुजरी। जैसे ही जांच का चक्र घूम रहा था, राम सिंह और सीमा जो अपनी कुर्सियों पर बैठे थे, अपने ही शब्दों से फंसने वाले थे। वह रात रायगढ़ जिले में बहुत लंबी थी। जांच केंद्र में नियॉन लाइटें चकाचौंध थीं, जिससे लकड़ी की दीवारों पर एक हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। बाहर झींगुरों की आवाज आ रही थी और झींगा तालाबों से हवा चल रही थी, लेकिन अंदर का माहौल भारी था, मानो हर सांस में एक भारी बोझ हो। सबूतों के एक एक करके इकट्ठा होने के बाद इंस्पेक्टर विजय ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता।
राम सिंह और सीमा से अलग अलग पूछताछ की जानी थी। सीमा को पहले अंदर लाया गया। उसका शरीर शिथिल था, उसके काले बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। उसके सामने विजय और एक महिला पुलिस अधिकारी चुपचाप बैठे थे। कोई डांट डपट नहीं, बस धैर्य भरी निगाहें। विजय ने सपाट स्वर में शुरुआत की। सीमा, मुझे पता है कि यह मुश्किल है, लेकिन सारे सबूत तुम्हारी कहानी को झूठा साबित करते हैं। अगर तुम सच में खुद को बचाना चाहती हो तो सच्चाई बताओ। सीमा ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। विजय ने एक फाइल खोली और उसे मेज पर रख दिया। तालाब के किनारे देर रात उसकी तस्वीरें, कॉल रिकॉर्ड जिससे साबित होता है कि उसे आदित्य का कॉल नहीं आया था, और तालाब की कीचड़ में छोटे पैरों के निशान। सीमा ने कुछ देर तक उन तस्वीरों को देखा, फिर बिना कोई आवाज निकाले रो पड़ी। महिला पुलिस अधिकारी पास गई और उसे धीरे से सांत्वना दी। अगर कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है तो बता दो। अतीत में सच को स्वीकार करना हमेशा झूठ में फंसे रहने से बेहतर है। सीमा और भी जोर से रोने लगी। उसने अपने सीने के पास कपड़े पकड़े। उसकी आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। अगर मैं बताऊंगी तो क्या मैं बच जाऊंगी? विजय ने कोई झूठा वादा नहीं किया। उन्होंने बस कहा कि कानून में हमेशा नरमी का रास्ता होता है, लेकिन यह उन लोगों के लिए है जो सच बताने की हिम्मत रखते हैं। उन शब्दों ने हवा में तैरते हुए उसके दिल में बने सुरक्षा कवच को तोड़ दिया। लेकिन सीमा अभी भी अपना सिर पकड़ रही थी। वह डर रही थी कि अगर उसने एक शब्द भी बोल दिया तो सारा राज खुल जाएगा। अगले कमरे में राम सिंह सीधे बैठे थे। उनके हाथ छाती पर बंधे हुए थे। उनकी निगाहें तेज और आत्मविश्वास से भरी हुई थीं, जैसे वे संदिग्ध नहीं बल्कि एक मेजबान हो जो मेहमानों का स्वागत कर रहा हो। एक युवा पुलिस अधिकारी ने शांति से पूछा, राम सिंह, फॉरेंसिक रिपोर्ट बताती है कि आदित्य की डूबने से मौत नहीं हुई थी। उसके सिर के पीछे गंभीर चोट लगी थी। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? राम सिंह हंसा। मुझे कैसे पता चलेगा? वह मेरा बेटा है। हम अक्सर झगड़ते थे, लेकिन मैं उसे कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तो आदित्य का कमरा इतना साफ क्यों था? उसके पास यात्रा करने का कोई संकेत क्यों नहीं था? और आपने उसके गायब होने के 2 दिन बाद तक पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? पुलिस अधिकारी ने पलटकर पूछा। राम सिंह ने सीधा आगे देखा। उसकी आवाज अभी भी सपाट थी। आदित्य ऐसा ही था। वह जिद्दी था, लेकिन वह वापस आ जाता। मैंने सोचा कि वह थोड़ी देर के लिए कहीं भाग गया है। क्या इंतजार करना गलत है? उसका व्यवहार बहुत ज्यादा नियंत्रित था, बहुत ज्यादा सही था। एक तरफ के शीशे के पीछे से विजय ध्यान से देख रहा था। वे उस पैटर्न को अच्छी तरह जानते थे। जो लोग बहुत शांत होते हैं वे अक्सर नाजुक चीजों को छिपा रहे होते हैं। कुछ घंटों बाद विजय ने अपनी रणनीति बदली। वे अपने साथ नोटबुक लेकर सीमा के कमरे में वापस चले गए। सीमा, उन्होंने धीरे से कहा। अभी राम सिंह ने कहा कि यह सब तुम्हारा विचार था। उन्होंने कहा कि तुमने उन्हें आदित्य के साथ कुछ करने के लिए उकसाया। सीमा की आंखें फैल गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने ऐसा कहा? विजय ने बस सिर हिलाया। हां, अगर तुम अभी भी चुप हो तो उनकी कहानी रिकॉर्ड हो जाएगी। सीमा डर गई और पहले से ज्यादा रोने लगी। यह सच नहीं है, यह सच नहीं है। मैं बस नहीं कह सकी, मैं बस डर गई। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, उसका शरीर कांप रहा था। विजय ने बात नहीं काटी। वे जानते थे कि चुप्पी तीव्र पूछताछ से ज्यादा असरदार हो सकती है, और उस चुप्पी में सीमा के दिल में बनी दीवार धीरे धीरे टूटने लगी। उसी समय राम सिंह को एक ही रणनीति का सामना करना पड़ रहा था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, राम सिंह, सीमा ने सब कुछ बता दिया है। उसने कहा कि सारी योजना तुम्हारी थी। राम सिंह, जो पहले शांत थे, अचानक गुस्से से लाल हो गए। उनकी मुट्ठियां भिंच गई और उन्होंने मेज पर जोर से मारा। क्या? वह मुझे दोष दे रही है? उसने मुझे उकसाया, उसी ने मुझे धकेला। यह मत सोचो कि मैं ऐसा करूंगा अगर वह नहीं होती। वे शब्द बेतरतीब ढंग से निकले, इतने तेज कि उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल था। शीशे के पीछे से विजय ने धीरे धीरे सिर हिलाया। वे जानते थे कि गुस्सा अक्सर अनजाने में अपराध स्वीकार करने का एक तरीका होता है। देर रात तक एक कमरे में सीमा रो रही थी और सुबक रही थी। अपराधबोध और खुद को बचाने की इच्छा के बीच झूल रही थी। दूसरे कमरे में राम सिंह अपना आपा खो रहे थे और उस नियंत्रण को खो रहे थे जिसे वे अब तक बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। विजय ने अपनी छोटी नोटबुक में एक टिप्पणी लिखी, पहला दरार खुल गया है, कल यह दीवार गिर जाएगी। वे जानते थे कि सच्चाई हमेशा शांत चेहरे के साथ नहीं आती। कभी कभी यह आंसुओं के जरिए आती है और कभी कभी चिल्लाने के जरिए। उस रात दोनों चेहरे साफ हो गए थे।
केंद्र के बाहर तालाब नंबर 5 शांत था। चांद की रोशनी में जमीन पर काली कीचड़ के अलावा कुछ नहीं था। यह एक ऐसा गवाह बन गया था जिसे अब छिपाया नहीं जा सकता था। और राम सिंह के घरों से गांव वाले फुसफुसा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और कहानियां बना रहे थे। उस रात रायगढ़ जिले सच में नहीं सो पाया। 7 जुलाई की सुबह रायगढ़ जिले में हवा रूखी थी, जिसमें तालाबों की गीली मिट्टी की गंध आ रही थी। जांच केंद्र में पुलिस लगभग पूरी रात नहीं सो पाई थी। काली कॉफी की कड़वी गंध चारों ओर फैले कागजों की सरसराहट के साथ मिल रही थी। सभी जानते थे कि आज का दिन निर्णायक हो सकता है। सीमा को पहले अंदर लाया गया। वह बहुत कमजोर दिख रही थी। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखें लाल थीं। वह कुर्सी पर बैठी हुई थी, ऐसे देखती हुई जैसे वह सारी रात खुद से लड़ रही हो। विजय ने धीमी आवाज में बात करना शुरू किया। सीमा, तुमने कल रात लगभग सब कुछ बता दिया था। आज और मत रोको। शांत रहने से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। यह तुम्हें और भी गहराई में ले जाएगा। सीमा ने अपने होंठ काटे, अपना सिर झुकाया और उसके हाथ कांप रहे थे। वह कुछ देर के लिए शांत रही। फिर एक धीमी आवाज निकली। हाँ, मैं सच में रात को तालाब पर गई थी, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं जाना चाहती थी। मुझे मजबूर किया गया। विजय ने बात नहीं काटी। उन्होंने बस धीरे धीरे सिर हिलाया, जिससे उसे अपने अगले शब्द कहने का मौका मिल गया। सीमा ने एक गहरी सांस ली और फिर रो पड़ी। उस रात जब आदित्य और उसके पापा का झगड़ा हुआ तो राम सिंह मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आदित्य तालाब के हकदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर आदित्य आसपास रहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं चौंक गई। मैंने कहा कि वह ऐसा न करें, लेकिन उन्होंने मुझ पर दबाव डाला। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी दी अगर मैंने मना कर दिया। उसकी आवाज रुक गई। एक महिला पुलिस अधिकारी ने उसके पास जाकर उसे टिश्यू दिए। उसने अपना चेहरा पोंछा और फिर रुआंसी आवाज में बोलना जारी रखा। मैं बस यही कर रही थी। मैं हिम्मत नहीं कर सकी। उस समय मैंने सोचा कि अगर मैंने उनके साथ काम किया तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह ऐसा निकला। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। विजय ने थोड़ा झुका और अभी भी स्थिर आवाज में पूछा, उस रात तुमने क्या किया? सीमा ने कुछ देर के लिए शांति रखी, फिर फुसफुसाते हुए कहा, मैंने आदित्य को फोन किया। मैंने कहा कि मैं बात करना चाहती हूं और मैं माफी मांगना चाहती हूं। मैंने उससे रोकर कहा कि वह मुझे तालाब के पास बने झोपड़े में मिले, और वह मान गया। वह उस झोपड़े में थका हुआ आया था, लेकिन फिर भी मेरी बात सुनने को तैयार था। हम कुछ देर के लिए बैठे और बात कर रहे थे, और अचानक पापा राम सिंह बड़े लकड़ी के टुकड़े के साथ पीछे से आए। उन्होंने आदित्य के सिर पर मारा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि आदित्य चिल्ला भी नहीं सका। उन शब्दों ने पूरे कमरे को शांत कर दिया। केवल एक पुराना पंखा ही धीमे से आवाज कर रहा था। उसके बाद हमने आदित्य के शरीर को खींचकर गोदाम में रख दिया। सीमा ने कहा। राम सिंह ने उसके हाथ और पैर बांध दिए और फिर उसके शरीर से बड़ा पत्थर बांध दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी मदद करूं और आदित्य को तालाब नंबर 5 तक ले जाऊं। मैं सिर्फ उसे धक्का नहीं देना चाहती थी, लेकिन डर गई। जब वह रो रही थी तो उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। विजय ने धीरे से फाइल बंद कर दी। वह जानते थे कि यह अपराध स्वीकार करना बस आधा है, लेकिन उसने दरवाजा खोलने के लिए काफी मदद की थी। अगले कमरे में राम सिंह अभी भी शांत बैठे थे। जब पुलिस ने उसे बताया कि सीमा ने अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है, तो राम सिंह का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। उसने क्या कहा? उन्होंने गुस्से से पूछा। उसने कहा कि यह सब तुम्हारी योजना थी, सर, पुलिस अधिकारी ने जवाब दिया। राम सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपने हाथ को मेज पर मारा और जोर से आवाज आई, झूठ! उसी ने सब कुछ शुरू किया। उसी ने मेरा फायदा उठाया। यह मत सोचो कि मैं ऐसा करूंगा अगर वह नहीं होती। मेरा बेटा कमजोर है, लेकिन मैं योजना नहीं बनाता। राम सिंह का आवाज कमरे में गूंज रहा था। शीशे के पीछे से विजय शांत से देख रहे थे। वे जानते थे कि गुस्सा एक स्वीकारोक्ति का एक रूप है। उस शाम के बाद विजय सीमा के कमरे में वापस गए और उसे एक छोटा सा उपहार पेश किया। एक शांत तस्वीर जो बहुत पहले खींची गई थी। तस्वीर में सीमा और आदित्य मुस्कुरा रहे थे। उनकी जवानी की रोशनी में खुशी से चमक रहे थे। विजय ने कुछ पल के लिए तस्वीर देखी और फिर चुपचाप कमरे से निकल गए। क्या आपको अलगाव कक्ष तैयार करने की आवश्यकता है? उनके एक सहयोगी ने पूछा। विजय ने एक अंधेरे यार्ड में अपनी आंखें घुमाई। हाँ, राम सिंह और सीमा दोनों की कल रात से अलग अलग पूछताछ करें और उन्हें बिना निगरानी के एक दूसरे से संपर्क करने की अनुमति न दें। बाहर कई ग्रामीण फुसफुसा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। जब जॉय ने पुलिस की गाड़ी देखी तो उसने अपना चेहरा झुका लिया।
यह सच है कि जो उन्हें वहां मिला वह आदित्य था। एक बुजुर्ग महिला ने अपने पड़ोसी से फुसफुसाया, क्या एक पिता सचमुच अपने बच्चों की हत्या कर सकता है? वे शब्द हवा में गूंज रहे थे, जिसने पहले ही तनावपूर्ण रात के बोझ को और बढ़ा दिया था। विजय दफ्तर में लौट आए और उस छोटी नोटबुक को खोल लिया जिसे वे हमेशा अपने साथ रखते थे। कवर पुराना और फटा हुआ था। उन्होंने एक साधारण डायग्राम बनाया जिसमें एक स्टोर रूम, गाड़ी का रूट, शरीर मिलने की जगह और तालाब में पैरों के निशान थे। लाइनों पर उन्होंने लिखा, 2 लोग, योजना, आधी रात। फिर दूसरी तरफ उन्होंने एक वाक्य लिखा जिसका उपयोग वे अक्सर खुद को याद दिलाने के लिए करते थे, सच्चाई को किसी अभ्यास की जरूरत नहीं होती, लेकिन झूठ को हमेशा अभ्यास की जरूरत होती है। जब उन्होंने नोटबुक बंद की तो उन्होंने अपने सहकर्मियों की ओर देखा जो अभी भी सबूत सील करने वाले बक्सों में डाल रहे थे। हम कल सुबह अलग अलग पूछताछ शुरू करेंगे, उन्होंने धीमे लेकिन स्थिर स्वर में कहा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई धमकी नहीं, हम बस उन्हें बताएंगे कि क्या हुआ था। रात की हवाएं दीवारों में से बह रही थीं और झींगा तालाबों से मिट्टी की गंध आ रही थी जो अब खामोश थे। विजय ने उस रात आखिरी बार उनकी ओर देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं, थकावट से नहीं बल्कि यह प्रार्थना करने के लिए कि कल लोगों के मुंह में अटके शब्द बाहर निकलेंगे। गांव में बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि अगर आप पानी को बैठने देंगे तो वह साफ हो जाएगा, लेकिन अगर आप दिल को हिलाते रहेंगे तो वह सड़ जाएगा। विजय जानते थे कि कल उन्हें एक ही समय में हिलाना और बैठने देना होगा, क्योंकि सच्चाई को सतह पर लाना जरूरी था। यह रात कुछ लोगों के लिए बेचैनी से गुजरी और उनके लिए जो कहानियां छिपा रहे थे उनके लिए बिना सोए ही गुजरी। जैसे ही जांच का पहिया घूम रहा था, राम सिंह और सीमा जो अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे अपने ही शब्दों से फंसने वाले थे। वह रात रायगढ़ जिले में बहुत लंबी थी। जांच केंद्र में नियोन लाइटें चकाचौंध थीं जिससे लकड़ी की दीवारों पर एक हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। बाहर झिंगुरों की आवाज आ रही थी और झींगा तालाबों से हवा चल रही थी, लेकिन अंदर का माहौल भारी था, मानो हर सांस में एक भारी बोझ हो। सबूतों के एक एक करके इकट्ठा होने के बाद इंस्पेक्टर विजय ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। राम सिंह और सीमा से अलग अलग पूछताछ की जानी थी। सीमा को पहले अंदर लाया गया। उसका शरीर शिथिल था, उसके काले बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। उसके सामने विजय और एक महिला पुलिस अधिकारी चुपचाप बैठे थे। कोई डांट डपट नहीं, बस धैर्य भरी निगाहें। विजय ने सपाट स्वर में शुरुआत की, सीमा, मुझे पता है कि यह मुश्किल है, लेकिन सारे सबूत तुम्हारी कहानी को झूठा साबित करते हैं। अगर तुम सच में खुद को बचाना चाहती हो तो सच्चाई बताओ। सीमा ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। विजय ने एक फाइल खोली और उसे मेज पर रख दिया। तालाब के किनारे देर रात उसकी तस्वीरें, कॉल रिकॉर्ड जिससे साबित होता है कि उसे आदित्य का कॉल नहीं आया था, और तालाब की कीचड़ में छोटे पैरों के निशान। सीमा ने कुछ देर तक उन तस्वीरों को देखा, फिर बिना कोई आवाज निकाले रो पड़ी। महिला पुलिस अधिकारी पास गई और उसे धीरे से सांत्वना दी। अगर कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है तो बता दो। अतीत में सच को स्वीकार करना हमेशा झूठ में फांसे रहने से बेहतर है। सीमा और भी जोर से रोने लगी। उसने अपने सीने के पास कपड़े पकड़े। उसकी आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। अगर मैं बताऊंगी तो क्या मैं बच जाऊंगी? विजय ने कोई झूठा वादा नहीं किया। उन्होंने बस कहा कि कानून में हमेशा नरमी का रास्ता होता है, लेकिन यह उन लोगों के लिए है जो सच बताने की हिम्मत रखते हैं। उन शब्दों ने हवा में तैरते हुए उसके दिल में बने सुरक्षा कवच को तोड़ दिया। उन शब्दों ने हवा में तैरते हुए उसके दिल में बने सुरक्षा कवच को तोड़ दिया। लेकिन सीमा अभी भी अपना सिर पकड़ रही थी। वह डर रही थी कि अगर उसने एक शब्द भी बोल दिया तो सारा राज खुल जाएगा। अगले कमरे में राम सिंह सीधे बैठे थे। उनके हाथ छाती पर बंधे हुए थे। उनकी निगाहें तेज और आत्मविश्वास से भरी हुई थीं, जैसे वे संदिग्ध नहीं बल्कि एक मेजबान हो जो मेहमानों का स्वागत कर रहा हो। एक युवा पुलिस अधिकारी ने शांति से पूछा, राम सिंह, फॉरेंसिक रिपोर्ट बताती है कि आदित्य की डूबने से मौत नहीं हुई थी, उसके सिर के पीछे गंभीर चोट लगी थी। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? राम सिंह हंसा, मुझे कैसे पता चलेगा? वह मेरा बेटा है। हम अक्सर झगड़ते थे, लेकिन मैं उसे कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तो आदित्य का कमरा इतना साफ क्यों था? उसके पास यात्रा करने का कोई संकेत क्यों नहीं था? और आपने उसके गायब होने के 2 दिन बाद तक पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? पुलिस अधिकारी ने पलटकर पूछा। राम सिंह ने सीधा आगे देखा। उसकी आवाज अभी भी सपाट थी। आदित्य ऐसा ही था। वह जिद्दी था, लेकिन वह वापस आ जाता। मैंने सोचा कि वह थोड़ी देर के लिए कहीं भाग गया है।
क्या इंतजार करना गलत है? उसका व्यवहार बहुत ज्यादा नियंत्रित था, बहुत ज्यादा सही था। एक तरफ के शीशे के पीछे से विजय ध्यान से देख रहा था। वे उस पैटर्न को अच्छी तरह जानते थे। जो लोग बहुत शांत होते हैं वे अक्सर नाजुक चीजों को छिपा रहे होते हैं। कुछ घंटों बाद विजय ने अपनी रणनीति बदली। वे अपने साथ नोटबुक लेकर सीमा के कमरे में वापस चले गए। सीमा, उन्होंने धीरे से कहा, अभी राम सिंह ने कहा कि यह सब तुम्हारा विचार था। उन्होंने कहा कि तुमने उन्हें आदित्य के साथ कुछ करने के लिए उकसाया। सीमा की आंखें फैल गईं, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने ऐसा कहा? विजय ने बस सिर हिलाया। हां, अगर तुम अभी भी चुप हो तो उनकी कहानी रिकॉर्ड हो जाएगी। सीमा डर गई और पहले से ज्यादा रोने लगी। यह सच नहीं है, यह सच नहीं है। मैं बस नहीं कह सकी, मैं बस डर गई। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, उसका शरीर कांप रहा था। विजय ने बात नहीं काटी। वे जानते थे कि चुप्पी तीव्र पूछताछ से ज्यादा असरदार हो सकती है, और उस चुप्पी में सीमा के दिल में बनी दीवार धीरे धीरे टूटने लगी। उसी समय राम सिंह को एक ही रणनीति का सामना करना पड़ रहा था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, राम सिंह, सीमा ने सब कुछ बता दिया है। उसने कहा कि सारी योजना तुम्हारी थी। राम सिंह, जो पहले शांत थे, अचानक गुस्से से लाल हो गए। उनकी मुट्ठियां भिंच गई और उन्होंने मेज पर जोर से मारा। क्या वह मुझे दोष दे रही है? उसने मुझे उकसाया, उसी ने मुझे धकेला। यह मत सोचो कि मैं ऐसा करूंगा अगर वह नहीं होती। वे शब्द बेतरतीब ढंग से निकले, इतने तेज कि उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल था। शीशे के पीछे से विजय ने धीरे धीरे सिर हिलाया। वे जानते थे कि गुस्सा अक्सर अनजाने में अपराध स्वीकार करने का एक तरीका होता है। देर रात तक एक कमरे में सीमा रो रही थी और सुबक रही थी। अपराधबोध और खुद को बचाने की इच्छा के बीच झूल रही थी। दूसरे कमरे में राम सिंह अपना आपा खो रहे थे और उस नियंत्रण को खो रहे थे जिसे वे अब तक बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। विजय ने अपनी छोटी नोटबुक में एक टिप्पणी लिखी, पहला दरार खुल गया है, कल यह दीवार गिर जाएगी। वे जानते थे कि सच्चाई हमेशा शांत चेहरे के साथ नहीं आती। कभी कभी यह आंसुओं के जरिए आती है और कभी कभी चिल्लाने के जरिए। उस रात दोनों चेहरे साफ हो गए थे। केंद्र के बाहर तालाब नंबर 5 शांत था। चांद की रोशनी में जमीन पर काली कीचड़ के अलावा कुछ नहीं था। यह एक ऐसा गवाह बन गया था जिसे अब छिपाया नहीं जा सकता था। और राम सिंह के घरों से गांव वाले फुसफुसा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और कहानियां बना रहे थे। उस रात रायगढ़ जिले सच में नहीं सो पाया। 7 जुलाई की सुबह रायगढ़ जिले में हवा रूखी थी, जिसमें तालाबों की गीली मिट्टी की गंध आ रही थी। जांच केंद्र में पुलिस लगभग पूरी रात नहीं सो पाई थी। काली कॉफी की कड़वी गंध चारों ओर फैले कागजों की सरसराहट के साथ मिल रही थी। सभी जानते थे कि आज का दिन निर्णायक हो सकता है। सीमा को पहले अंदर लाया गया। वह बहुत कमजोर दिख रही थी, उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखें लाल थीं। वह कुर्सी पर बैठी हुई थी, ऐसे देखती हुई जैसे वह सारी रात खुद से लड़ रही हो। विजय ने धीमी आवाज में बात करना शुरू किया, सीमा, तुमने कल रात लगभग सब कुछ बता दिया था। आज और मत रोको। शांत रहने से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी, यह तुम्हें और भी गहराई में ले जाएगा। सीमा ने अपने होंठ काटे, अपना सिर झुकाया और उसके हाथ कांप रहे थे। वह कुछ देर के लिए शांत रही, फिर एक धीमी आवाज निकली, हां, मैं सच में रात को तालाब पर गई थी, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं जाना चाहती थी। मुझे मजबूर किया गया। विजय ने बात नहीं काटी। उन्होंने बस धीरे धीरे सिर हिलाया, जिससे उसे अपने अगले शब्द कहने का मौका मिल गया। सीमा ने एक गहरी सांस ली और फिर रो पड़ी। उस रात जब आदित्य और उसके पापा का झगड़ा हुआ तो राम सिंह मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आदित्य तालाब के हकदार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आदित्य आसपास रहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं चौंक गई। मैंने कहा कि वह ऐसा न करें, लेकिन उन्होंने मुझ पर दबाव डाला। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी दी। अगर मैंने मना कर दिया। उसकी आवाज रुक गई। एक महिला पुलिस अधिकारी ने उसके पास जाकर उसे टिश्यू दिए। उसने अपना चेहरा पोंछा और फिर रुआंसी आवाज में बोलना जारी रखा, मैं बस यही कर रही थी, मैं हिम्मत नहीं कर सकी। उस समय मैंने सोचा कि अगर मैंने उनके साथ काम किया तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह ऐसा निकला। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। विजय ने थोड़ा झुका और अभी भी स्थिर आवाज में पूछा, उस रात तुमने क्या किया? सीमा ने कुछ देर के लिए शांति रखी, फिर फुसफुसाते हुए कहा, मैंने आदित्य को फोन किया। मैंने कहा कि मैं बात करना चाहती हूं और मैं माफी मांगना चाहती हूं। मैंने उससे रोकर कहा कि वह मुझे तालाब के पास बने झोपड़े में मिले और वह मान गया। वह उस झोपड़े में थका हुआ आया था,
लेकिन फिर भी मेरी बात सुनने को तैयार था। हम कुछ देर के लिए बैठे और बात कर रहे थे, और अचानक पापा राम सिंह बड़े लकड़ी के टुकड़े के साथ पीछे से आए। उन्होंने आदित्य के सिर पर मारा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि आदित्य चिल्ला भी नहीं सका। उन शब्दों ने पूरे कमरे को शांत कर दिया। केवल एक पुराना पंखा ही धीमे से आवाज कर रहा था। उसके बाद हमने आदित्य के शरीर को खींचकर गोदाम में रख दिया। सीमा ने कहा। राम सिंह ने उसके हाथ और पैर बांध दिए और फिर उसके शरीर से बड़ा पत्थर बांध दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी मदद करूं और आदित्य को तालाब नंबर 5 तक ले जाऊं। मैं बस उसे धक्का नहीं देना चाहती थी, लेकिन डर गई। जब वह रो रही थी तो उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। विजय ने धीरे से फाइल बंद कर दी। वे जानते थे कि यह अपराध स्वीकार करना बस आधा है, लेकिन उसने दरवाजा खोलने के लिए काफी मदद की थी। अगले कमरे में राम सिंह अभी भी शांत बैठे थे। जब पुलिस ने उसे बताया कि सीमा ने अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है, तो राम सिंह का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। उसने क्या कहा? उन्होंने गुस्से से पूछा। उसने कहा कि यह सब तुम्हारी योजना थी, सर, पुलिस अधिकारी ने जवाब दिया। राम सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपने हाथ को मेज पर मारा और जोर से आवाज आई, झूठ। उसी ने सब कुछ शुरू किया। उसी ने मेरा फायदा उठाया। यह मत सोचो कि मैं ऐसा करूंगा अगर वह नहीं होती। मेरा बेटा कमजोर है, लेकिन मैं योजना नहीं बनाता। राम सिंह का आवाज कमरे में गूंज रहा था। शीशे के पीछे से विजय शांत से देख रहे थे। वे जानते थे कि गुस्सा एक स्वीकारोक्ति का एक रूप है। उस शाम के बाद विजय सीमा के कमरे में वापस गए और उसे एक छोटा सा उपहार पेश किया। एक शांत तस्वीर जो बहुत पहले खींची गई थी। तस्वीर में सीमा और आदित्य मुस्कुरा रहे थे। उनकी जवानी की रोशनी में खुशी से चमक रहे थे। विजय ने कुछ पल के लिए तस्वीर देखी और फिर चुपचाप कमरे से निकल गए। क्या आपको अलगाव कक्ष तैयार करने की आवश्यकता है? उनके एक सहयोगी ने पूछा। विजय ने एक अंधेरे यार्ड में अपनी आंखें घुमाई। हाँ, राम सिंह और सीमा दोनों की कल रात से अलग अलग पूछताछ करें और उन्हें बिना निगरानी के एक दूसरे से संपर्क करने की अनुमति न दें। बाहर कई ग्रामीण फुसफुसा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। जब जॉय ने पुलिस की गाड़ी देखी तो उसने अपना चेहरा झुका लिया। यह सच है कि जो उन्हें वहां मिला वह आदित्य था। एक बुजुर्ग महिला ने अपने पड़ोसी से फुसफुसाया, क्या एक पिता सचमुच अपने बच्चों की हत्या कर सकता है? वे शब्द हवा में गूंज रहे थे, जिसने पहले ही तनावपूर्ण रात के बोझ को और बढ़ा दिया था। विजय दफ्तर में लौट आए और उस छोटी नोटबुक को खोल लिया जिसे वे हमेशा अपने साथ रखते थे। उसका कवर पुराना और फटा हुआ था। उन्होंने एक साधारण डायग्राम बनाया जिसमें एक स्टोर रूम, गाड़ी का रूट, शरीर मिलने की जगह और तालाब में पैरों के निशान थे। लाइनों पर उन्होंने लिखा, 2 लोग, योजना, आधी रात। फिर दूसरी तरफ उन्होंने एक वाक्य लिखा जिसका उपयोग वे अक्सर खुद को याद दिलाने के लिए करते थे। सच्चाई को किसी अभ्यास की जरूरत नहीं होती, लेकिन झूठ को हमेशा अभ्यास की जरूरत होती है। जब उन्होंने नोटबुक बंद की तो उन्होंने अपने सहकर्मियों की ओर देखा, जो अभी भी सबूत सील करने वाले बक्सों में डाल रहे थे। हम कल सुबह अलग अलग पूछताछ शुरू करेंगे, उन्होंने धीमे लेकिन स्थिर स्वर में कहा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई धमकी नहीं। हम बस उन्हें बताएंगे कि क्या हुआ था। सच्चाई अक्सर उन लोगों के मुंह से निकल जाती है जो डरे हुए होते हैं। रात की हवाएं लकड़ी की दीवारों की दरारों से गुजर रही थीं। झींगा तालाबों से एक खारी गंध ला रही थीं जो अब शांत थे। तालाब नंबर 5 एक बड़े काले छेद की तरह लग रहा था जिसने हाल ही में धरती पर सच्चाई को उजागर किया हो। विजय ने उस रात आखिरी बार उसकी ओर देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं, थकावट से नहीं, बल्कि इस उम्मीद में कि कल की सुबह लोगों के गले में अटके शब्द बोलने की हिम्मत देंगे। गांव में बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि अगर आप पानी को बैठने देंगे तो वह साफ हो जाएगा, लेकिन अगर आप दिल को हिलाते रहेंगे तो वह सड़ जाएगा। विजय जानते थे कि कल उन्हें एक ही समय में हिलाना और बैठने देना होगा, क्योंकि सच्चाई को सतह पर लाना जरूरी था। यह रात कुछ लोगों के लिए बेचैनी से गुजरी और उनके लिए जो कहानियां छिपा रहे थे उनके लिए बिना सोए ही गुजरी। जैसे ही जांच का पहिया घूम रहा था, राम सिंह और सीमा, जो अपनी कुर्सियों पर बैठे थे, अपने ही शब्दों से फंसने वाले थे। वह रात रायगढ़ जिले में बहुत लंबी थी। जांच केंद्र में नियोन लाइटें चकाचौंध थीं, जिससे लकड़ी की दीवारों पर एक हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। बाहर झिंगुरों की आवाज आ रही थी और झींगा तालाबों से हवा चल रही थी, लेकिन अंदर का माहौल भारी था, मानो हर सांस में एक भारी बोझ हो। सबूतों के एक एक करके इकट्ठा होने के बाद इंस्पेक्टर विजय ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। राम सिंह और सीमा से अलग अलग पूछताछ की जानी थी। सीमा को पहले अंदर लाया गया। उसका शरीर शिथिल था
उसके काले बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। उसके सामने विजय और एक महिला पुलिस अधिकारी चुपचाप बैठे थे। कोई डांट डपट नहीं, बस धैर्य भरी निगाहें। विजय ने सपाट स्वर में शुरुआत की। सीमा, मुझे पता है कि यह मुश्किल है, लेकिन सारे सबूत तुम्हारी कहानी को झूठा साबित करते हैं। अगर तुम सच में खुद को बचाना चाहती हो तो सच्चाई बताओ। सीमा ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। विजय ने एक फाइल खोली और उसे मेज पर रख दिया। तालाब के किनारे देर रात उसकी तस्वीरें, कॉल रिकॉर्ड जिससे साबित होता है कि उसे आदित्य का कॉल नहीं आया था, और तालाब की कीचड़ में छोटे पैरों के निशान। सीमा ने कुछ देर तक उन तस्वीरों को देखा, फिर बिना कोई आवाज निकाले रो पड़ी। महिला पुलिस अधिकारी पास गई और उसे धीरे से सांत्वना दी। अगर कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है तो बता दो। अतीत में सच को स्वीकार करना हमेशा झूठ में फंसे रहने से बेहतर है। सीमा और भी जोर से रोने लगी। उसने अपने सीने के पास कपड़े पकड़े। उसकी आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। अगर मैं बताऊंगी तो क्या मैं बच जाऊंगी? विजय ने कोई झूठा वादा नहीं किया। उन्होंने बस कहा कि कानून में हमेशा नरमी का रास्ता होता है, लेकिन यह उन लोगों के लिए है जो सच बताने की हिम्मत रखते हैं। उन शब्दों ने हवा में तैरते हुए उसके दिल में बने सुरक्षा कवच को तोड़ दिया। उन शब्दों ने हवा में तैरते हुए उसके दिल में बने सुरक्षा कवच को तोड़ दिया। लेकिन सीमा अभी भी अपना सिर पकड़ रही थी। वह डर रही थी कि अगर उसने एक शब्द भी बोल दिया तो सारा राज खुल जाएगा। अगले कमरे में राम सिंह सीधे बैठे थे। उनके हाथ छाती पर बंधे हुए थे। उनकी निगाहें तेज और आत्मविश्वास से भरी हुई थीं, जैसे वे संदिग्ध नहीं बल्कि एक मेजबान हो जो मेहमानों का स्वागत कर रहा हो। एक युवा पुलिस अधिकारी ने शांति से पूछा, राम सिंह, फॉरेंसिक रिपोर्ट बताती है कि आदित्य की डूबने से मौत नहीं हुई थी। उसके सिर के पीछे गंभीर चोट लगी थी। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? राम सिंह हंसा। मुझे कैसे पता चलेगा? वह मेरा बेटा है। हम अक्सर झगड़ते थे, लेकिन मैं उसे कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तो आदित्य का कमरा इतना साफ क्यों था? उसके पास यात्रा करने का कोई संकेत क्यों नहीं था? और आपने उसके गायब होने के 2 दिन बाद तक पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? पुलिस अधिकारी ने पलटकर पूछा। राम सिंह ने सीधा आगे देखा। उसकी आवाज अभी भी सपाट थी। आदित्य ऐसा ही था। वह जिद्दी था, लेकिन वह वापस आ जाता। मैंने सोचा कि वह थोड़ी देर के लिए कहीं भाग गया है। क्या इंतजार करना गलत है? उसका व्यवहार बहुत ज्यादा नियंत्रित था, बहुत ज्यादा सही था। एक तरफ के शीशे के पीछे से विजय ध्यान से देख रहा था। वे उस पैटर्न को अच्छी तरह जानते थे। जो लोग बहुत शांत होते हैं वे अक्सर नाजुक चीजों को छिपा रहे होते हैं। कुछ घंटों बाद विजय ने अपनी रणनीति बदली। वे अपने साथ नोटबुक लेकर सीमा के कमरे में वापस चले गए। सीमा, उन्होंने धीरे से कहा, अभी राम सिंह ने कहा कि यह सब तुम्हारा विचार था। उन्होंने कहा कि तुमने उन्हें आदित्य के साथ कुछ करने के लिए उकसाया। सीमा की आंखें फैल गईं, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने ऐसा कहा? विजय ने बस सिर हिलाया। हां, अगर तुम अभी भी चुप हो तो उनकी कहानी रिकॉर्ड हो जाएगी। सीमा डर गई और पहले से ज्यादा रोने लगी। यह सच नहीं है, यह सच नहीं है। मैं बस नहीं कह सकी, मैं बस डर गई। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, उसका शरीर कांप रहा था। विजय ने बात नहीं काटी। वे जानते थे कि चुप्पी तीव्र पूछताछ से ज्यादा असरदार हो सकती है, और उस चुप्पी में सीमा के दिल में बनी दीवार धीरे धीरे टूटने लगी। उसी समय राम सिंह को एक ही रणनीति का सामना करना पड़ रहा था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, राम सिंह, सीमा ने सब कुछ बता दिया है। उसने कहा कि सारी योजना तुम्हारी थी। राम सिंह, जो पहले शांत थे, अचानक गुस्से से लाल हो गए। उनकी मुट्ठियां भिंच गई और उन्होंने मेज पर जोर से मारा। क्या वह मुझे दोष दे रही है? उसने मुझे उकसाया, उसी ने मुझे धकेला। यह मत सोचो कि मैं ऐसा करूंगा अगर वह नहीं होती। वे शब्द बेतरतीब ढंग से निकले, इतने तेज कि उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल था। शीशे के पीछे से विजय ने धीरे धीरे सिर हिलाया। वे जानते थे कि गुस्सा अक्सर अनजाने में अपराध स्वीकार करने का एक तरीका होता है। देर रात तक एक कमरे में सीमा रो रही थी और सुबक रही थी, अपराधबोध और खुद को बचाने की इच्छा के बीच झूल रही थी। दूसरे कमरे में राम सिंह अपना आपा खो रहे थे और उस नियंत्रण को खो रहे थे जिसे वे अब तक बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। विजय ने अपनी छोटी नोटबुक में एक टिप्पणी लिखी, पहला दरार खुल गया है, कल यह दीवार गिर जाएगी। वे जानते थे कि सच्चाई हमेशा शांत चेहरे के साथ नहीं आती। कभी कभी यह आंसुओं के जरिए आती है, और कभी कभी चिल्लाने के जरिए। उस रात दोनों चेहरे साफ हो गए थे। केंद्र के बाहर
तालाब नंबर 5 शांत था। चांद की रोशनी में जमीन पर काली कीचड़ के अलावा कुछ नहीं था। यह एक ऐसा गवाह बन गया था जिसे अब छिपाया नहीं जा सकता था। और राम सिंह के घरों से गांव वाले फुसफुसा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और कहानियां बना रहे थे। उस रात रायगढ़ जिले सच में नहीं सो पाया। 7 जुलाई की सुबह रायगढ़ जिले में हवा रूखी थी, जिसमें तालाबों की गीली मिट्टी की गंध आ रही थी। जांच केंद्र में पुलिस लगभग पूरी रात नहीं सो पाई थी। काली कॉफी की कड़वी गंध चारों ओर फैले कागजों की सरसराहट के साथ मिल रही थी। सभी जानते थे कि आज का दिन निर्णायक हो सकता है। सीमा को पहले अंदर लाया गया। वह बहुत कमजोर दिख रही थी। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखें लाल थीं। वह कुर्सी पर बैठी हुई थी, ऐसे देखती हुई जैसे वह सारी रात खुद से लड़ रही हो। विजय ने धीमी आवाज में बात करना शुरू किया। सीमा, तुमने कल रात लगभग सब कुछ बता दिया था। आज और मत रोको। शांत रहने से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। यह तुम्हें और भी गहराई में ले जाएगा। सीमा ने अपने होंठ काटे, अपना सिर झुकाया और उसके हाथ कांप रहे थे। वह कुछ देर के लिए शांत रही। फिर एक धीमी आवाज निकली। हाँ, मैं सच में रात को तालाब पर गई थी, लेकिन इसीलिए नहीं कि मैं जाना चाहती थी। मुझे मजबूर किया गया। विजय ने बात नहीं काटी। उन्होंने बस धीरे धीरे सिर हिलाया, जिससे उसे अपने अगले शब्द कहने का मौका मिल गया। सीमा ने एक गहरी सांस ली और फिर रो पड़ी। उस रात जब आदित्य और उसके पापा का झगड़ा हुआ तो राम सिंह मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आदित्य तालाब के हकदार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आदित्य आसपास रहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं चौंक गई। मैंने कहा कि वह ऐसा न करें, लेकिन उन्होंने मुझ पर दबाव डाला। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी दी अगर मैंने मना कर दिया। उसकी आवाज रुक गई। एक महिला पुलिस अधिकारी ने उसके पास जाकर उसे टिश्यू दिए। उसने अपना चेहरा पोंछा और फिर रुआंसी आवाज में बोलना जारी रखा। मैं बस यही कर रही थी। मैं हिम्मत नहीं कर सकी। उस समय मैंने सोचा कि अगर मैंने उनके साथ काम किया तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह ऐसा निकला। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। विजय ने थोड़ा झुका और अभी भी स्थिर आवाज में पूछा, उस रात तुमने क्या किया? सीमा ने कुछ देर के लिए शांति रखी, फिर फुसफुसाते हुए कहा, मैंने आदित्य को फोन किया। मैंने कहा कि मैं बात करना चाहती हूं और मैं माफी मांगना चाहती हूं। मैंने उससे रोकर कहा कि वह मुझे तालाब के पास बने झोपड़े में मिले, और वह मान गया। वह उस झोपड़े में थका हुआ आया था, लेकिन फिर भी मेरी बात सुनने को तैयार था। हम कुछ देर के लिए बैठे और बात कर रहे थे, और अचानक पापा राम सिंह बड़े लकड़ी के टुकड़े के साथ पीछे से आए। उन्होंने आदित्य के सिर पर मारा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि आदित्य चिल्ला भी नहीं सका। उन शब्दों ने पूरे कमरे को शांत कर दिया। केवल एक पुराना पंखा ही धीमे से आवाज कर रहा था। उसके बाद हमने आदित्य के शरीर को खींचकर गोदाम में रख दिया। सीमा ने कहा। राम सिंह ने उसके हाथ और पैर बांध दिए और फिर उसके शरीर से बड़ा पत्थर बांध दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी मदद करूं और आदित्य को तालाब नंबर 5 तक ले जाऊं। मैं बस उसे धक्का नहीं देना चाहती थी, लेकिन डर गई। जब वह रो रही थी तो उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। विजय ने धीरे से फाइल बंद कर दी। वे जानते थे कि यह अपराध स्वीकार करना बस आधा है, लेकिन उसने दरवाजा खोलने के लिए काफी मदद की थी। अगले कमरे में राम सिंह अभी भी शांत बैठे थे। जब पुलिस ने उसे बताया कि सीमा ने अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है, तो राम सिंह का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। उसने क्या कहा? उन्होंने गुस्से से पूछा। उसने कहा कि यह सब तुम्हारी योजना थी, सर, पुलिस अधिकारी ने जवाब दिया। राम सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपने हाथ को मेज पर मारा और जोर से आवाज आई, झूठ! उसी ने सब कुछ शुरू किया। उसी ने मेरा फायदा उठाया। यह मत सोचो कि मैं ऐसा करूंगा। अगर वह नहीं होती। मेरा बेटा कमजोर है, लेकिन मैं योजना नहीं बनाता। राम सिंह का आवाज कमरे में गूंज रहा था। शीशे के पीछे से विजय शांत से देख रहे थे। वे जानते थे कि गुस्सा एक स्वीकारोक्ति का एक रूप है। उस शाम के बाद विजय सीमा के कमरे में वापस गए और उसे एक छोटा सा उपहार पेश किया। एक शांत तस्वीर जो बहुत पहले खींची गई थी। तस्वीर में सीमा और आदित्य मुस्कुरा रहे थे। उनकी जवानी की रोशनी में खुशी से चमक रहे थे। विजय ने कुछ पल के लिए तस्वीर देखी और फिर चुपचाप कमरे से निकल गए। क्या आपको अलगाव कक्ष तैयार करने की आवश्यकता है? उनके एक सहयोगी ने पूछा। विजय ने एक अंधेरे यार्ड में अपनी आंखें घुमाई। हाँ, राम सिंह और सीमा दोनों की कल रात से अलग अलग पूछताछ करें और उन्हें बिना निगरानी के एक दूसरे से संपर्क करने की अनुमति न दें। बाहर कई ग्रामीण फुसफुसा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। जब जॉय ने पुलिस की गाड़ी देखी तो उसने अपना चेहरा झुका लिया। यह सच है कि जो उन्हें वहां मिला वह आदित्य था,
एक बुजुर्ग महिला ने अपने पड़ोसी से फुसफुसाया, क्या एक पिता सचमुच अपने बच्चों की हत्या कर सकता है? वे शब्द हवा में गूंज रहे थे, जिसने पहले ही तनावपूर्ण रात के बोझ को और बढ़ा दिया था। विजय दफ्तर में लौट आए और उस छोटी नोटबुक को खोल लिया जिसे वे हमेशा अपने साथ रखते थे। उसका कवर पुराना और फटा हुआ था। उन्होंने एक साधारण डायग्राम बनाया जिसमें एक स्टोर रूम, गाड़ी का रूट, शरीर मिलने की जगह और तालाब में पैरों के निशान थे। लाइनों पर उन्होंने लिखा, 2 लोग, योजना, आधी रात। फिर दूसरी तरफ उन्होंने एक वाक्य लिखा जिसका उपयोग वे अक्सर खुद को याद दिलाने के लिए करते थे, सच्चाई को किसी अभ्यास की जरूरत नहीं होती, लेकिन झूठ को हमेशा अभ्यास की जरूरत होती है। जब उन्होंने नोटबुक बंद की तो उन्होंने अपने सहकर्मियों की ओर देखा, जो अभी भी सबूत सील करने वाले बक्सों में डाल रहे थे। हम कल सुबह अलग अलग पूछताछ शुरू करेंगे, उन्होंने धीमे लेकिन स्थिर स्वर में कहा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई धमकी नहीं। हम बस उन्हें बताएंगे कि क्या हुआ था। सच्चाई अक्सर उन लोगों के मुंह से निकल जाती है जो डरे हुए होते हैं। रात की हवाएं लकड़ी की दीवारों की दरारों से गुजर रही थीं। झींगा तालाबों से एक खारी गंध ला रही थीं जो अब शांत थे। तालाब नंबर 5 एक बड़े काले छेद की तरह लग रहा था जिसने हाल ही में धरती पर सच्चाई को उजागर किया हो। विजय ने उस रात आखिरी बार उसकी ओर देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं, थकावट से नहीं बल्कि इस उम्मीद में कि कल की सुबह लोगों के गले में अटके शब्द बोलने की हिम्मत देंगे। गांव में बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि अगर आप पानी को बैठने देंगे तो वह साफ हो जाएगा, लेकिन अगर आप दिल को हिलाते रहेंगे तो वह सड़ जाएगा। विजय जानते थे कि कल उन्हें एक ही समय में हिलाना और बैठने देना होगा, क्योंकि सच्चाई को सतह पर लाना जरूरी था। यह रात कुछ लोगों के लिए बेचैनी से गुजरी और उनके लिए जो कहानियां छिपा रहे थे उनके लिए बिना सोए ही गुजरी। जैसे ही जांच का पहिया घूम रहा था, राम सिंह और सीमा, जो अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे, अपने ही शब्दों से फंसने वाले थे। वह रात रायगढ़ जिले में बहुत लंबी थी। 8 जुलाई की सुबह रायगढ़ जिले का मौसम धुंधला था, हवा नम थी जो अनकही कहानियां समेटे हुए थी। पुलिस स्टेशन पर सब एक लंबे दिन के लिए तैयार थे। इंस्पेक्टर विजय ने आखिरी कदम उठाने का फैसला किया, राम सिंह और सीमा को एक दूसरे के सामने लाना। पिछले 2 दिनों से वे अलग अलग कमरों में एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। अब यह देखना जरूरी था कि जब वे आमने सामने होंगे तो क्या करेंगे। मुठभेड़ का कमरा एक आम कमरा था जिसमें एक लंबी लकड़ी की मेज थी। 2 कुर्सियां एक दूसरे के सामने रखी थीं और मेज के ऊपर एक नियोन की रोशनी थी। सफेद रोशनी से उनके चेहरे पर हर लकीर, होठों की हर हरकत और हर नजर साफ दिख रही थी। राम सिंह को पहले लाया गया। कंधे पहले की तरह सीधे नहीं थे, पर आंखों में थकावट थी। कुछ ही पल में सीमा को लाया गया। वह झुकी हुई थी और धीमे चल रही थी, जैसे किसी ऐसे आदमी का सामना नहीं करना चाहती जो कभी उसका ससुर था। विजय ने सख्त पर नियंत्रित आवाज में शुरुआत की, आज आप दोनों एक कमरे में बैठे हैं। अब कोई राज नहीं रहेगा। आप एक दूसरे को सुनेंगे, एक दूसरे के जवाब देंगे। आप जो भी छिपा रहे हैं वह अब सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि सबूत काफी हैं। लेकिन मैं आप दोनों के मुंह से सीधे सुनना चाहता हूं। सीमा ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में आंसू थे। पापा राम सिंह, यह सच नहीं है कि मैं ही सब कुछ करने वाली थी। मैं तो एक शिकार थी, मुझे मजबूर किया गया था। राम सिंह ने तुरंत मेज पर हाथ मारा। उसकी आवाज सख्त और गुस्से से भरी हुई थी। झूठ, तूने उकसाया था मुझे। तूने कहा कि आदित्य इस काबिल नहीं है, और तूने कहा कि यह तालाब हमारा होना चाहिए। अब यहां शिकार होने का नाटक मत कर। उनके शब्द उस छोटे से कमरे में टकरा रहे थे। दूसरे पुलिस वाले हर बात लिख रहे थे, जबकि विजय चुपचाप बैठा था। भावनाओं की आग को झुलसने दे रहा था और झूठ की दीवार को जला रहा था। अगर मैं नहीं होती तो, सीमा ने रोते हुए कहा, मैं कभी फोन नहीं करती, मैं कभी गाड़ी नहीं खींचती, मैं कभी रस्सियां नहीं बांधती। सब आपके दिमाग की उपज थी। मैं तो सिर्फ एक कमजोर औरत थी जिसे घर से निकाल देने का डर था। राम सिंह ने आगे झुककर ताना मारा, कमजोर औरत? तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा था। तुम अपने रिश्ते के मजे ले रही थी। यहां शिकार होने का नाटक मत कर। तुम जानती हो कि तुमने क्या किया, और सारी योजना तूने ही बनाई थी। कमरा उन इल्जामों से गूंज रहा था जो एक दूसरे पर लगा रहे थे। हर वाक्य एक चाकू की तरह था जो उस रिश्ते को काट रहा था जो कभी उनके बीच था। विजय ने शोर रोकने के लिए एक बार मेज पर दस्तक दी। उसकी आवाज ठंडी थी। बहुत हो गया, अब मैं आपके सामने वो सबूत रखूंगा जिन्हें आप नहीं बदल सकते। उन्होंने एक एक करके चीजें निकालीं। उस रात सीमा की तालाब के पास की तस्वीरें, खाली कॉल लॉग्स, गाड़ी के पहियों के निशान
और अलग आकार के पैर के निशान और आदित्य के सिर पर आई चोट की रिपोर्ट। विजय ने कहा, यह सब एक ही बात को साबित करता है। आदित्य को सीमा ने फोन करके बुलाया था। राम सिंह ने पीछे से हमला किया और फिर गाड़ी से तालाब पर खींचकर ले जाया गया। सीमा ने रस्सी और पत्थर बांधने में मदद की और शरीर को पानी में फेंक दिया गया। यह कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि सबूतों के जरिए कहानी बयां की जा रही है। सीमा ने अपना चेहरा झुका लिया, कंधे हिल रहे थे, आंसुओं की बूंदें मेज पर गिर रही थीं। राम सिंह ने आगे देखा, भारी सांसें ले रहा था और चेहरा सख्त था। विजय ने फिर कहा, आप दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, लेकिन बात वही है कि आप दोनों वहां थे और आप दोनों इसमें शामिल थे। कमरा फिर शांत हो गया। कुछ पल के लिए कूंजड़े की आवाज आ रही थी और भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। आखिर में सीमा ने धीरे पर साफ आवाज में कहा, हाँ, मैंने गलती की, मैं इसमें शामिल थी। मैंने आदित्य को फोन किया, पर मैंने उस पर हमला नहीं किया था, वह पापा राम सिंह ने किया था। राम सिंह कड़वी हंसी हंसे, हाँ, मैंने मारा था, खुश हो? पर मुझे यहां तक लाने में तुम्हारा भी हाथ था। अगर तुम साथ नहीं देती तो मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। ये शब्द उस बड़े पत्थर की तरह थे जो एक चट्टान से गिर गया। कमरे में हर कोई जानता था कि सारा सच सामने आ गया है। अब कोई बचने का रास्ता नहीं था। राम सिंह ने अपनी कुर्सी पर सिर टिका दिया। चेहरा थक गया था और आंखें खाली हो गई थीं। मैं बस चाहता था कि यह तालाब चलता रहे। मैं नहीं चाहता था कि आदित्य इसे बर्बाद कर दे, पर सच तो यह है कि मैंने खुद ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसकी आवाज डूब गई। सीमा ने बिलखते हुए अपना चेहरा ढक लिया। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैं जीने लायक नहीं हूं। विजय ने उन्हें सख्त निगाहों से देखा, पर उनमें सख्ती थी। दौलत और शोहरत मिल सकती है, पर जब आपने यह रास्ता चुन लिया तो आपके पास बर्बादी और कुछ नहीं रह जाएगा। आज आप अपने फैसलों का फल भुगत रहे हैं। कमरे के बाहर इंतजार कर रहे लोगों में से कईयों ने खिड़की से अंदर देखने की कोशिश की। बात फैली कि रायगढ़ के झींगा राजा ने अपना गुनाह मान लिया है। वह बहू, जिसने अपने पति को मौत के घाट उतारने में साथ दिया, उस पर इल्जाम लगा रही थी। डर, निराशा और दहशत हर तरफ फैली हुई थी। सूरज ढल रहा था जब पूछताछ खत्म हुई। आसमान लाल हो गया था, जो शांत तालाबों पर दिखाई दे रहा था। तालाब नंबर 5 अभी भी पुलिस की घेराबंदी में था। बलबीर, जो कि गहराइयों से अब वह साफ था, लेकिन विजय के लिए अभी भी उदासी छाई हुई थी। उसने अपने मन में सोचा कि सच तो सामने आ गया है, पर यहां कोई जीता नहीं, हारे सब हैं। उस रात 8 जुलाई 2023 को बलबीर उस छोटे से गांव में हमेशा की तरह शांत था। समंदर से आने वाली हवा नमक की खुशबू ला रही थी और राम सिंह के बड़े तालाबों से रह रहकर आवाजें आ रही थीं। पर उस शांति के पीछे दो लोगों ने सब कुछ बदलने की साजिश रची थी। सीमा की बात सुने तो उस दोपहर उसे बड़े घर के हॉल में बुलाया गया था। राम सिंह हाथ में शराब लिए बैठा था। उसका चेहरा गंभीर था, आवाज ठंडी थी। आज रात हमें आगे बढ़ना होगा, अब कोई हिचकिचाहट नहीं। आदित्य बहुत कमजोर है और उसे यह तालाब नहीं मिलना चाहिए। अगर तू आराम से जीना चाहती है तो तुझे साथ देना होगा। सीमा डर गई, पर आखिर में मान गई। वह बहुत दूर तक निकल चुकी थी। राम सिंह के साथ उसके रिश्ते अब सिर्फ राज नहीं थे, बंधन भी थे। डर और चाहत ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि अब पलट पाना मुश्किल था। उनकी योजना आसान पर बेरहम थी। सीमा आदित्य को फोन करेगी, उसे माफी मांगने का नाटक करेगी। पहले हुए झगड़े के बाद वह उसे झींगा तालाब 5 के पास बने छोटे झोपड़े पर बुलाएगी। राम सिंह उस झोपड़े के पीछे छिपकर बड़ी लकड़ी लिए खड़ा रहेगा। रात के 10:45 बजे सीमा अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से अपने पति का नंबर डायल किया। उसने सच्ची लगने वाली आवाज में कहा, आदित्य, मुझे माफ कर दो, मैं अब और नहीं लड़ना चाहती। क्या तुम तालाब के किनारे बने झोपड़े पर मिल सकते हो? मैं बस थोड़ी बात करना चाहती हूं। शुरुआत में आदित्य हिचकिचा रहा था, पर प्यार और भरोसे की वजह से वह मान गया। ठीक है, मैं वहां इंतजार कर रहा हूं। वह आखिरी वाक्य था जो उसने अपनी पत्नी से कहा था। लगभग 11 बजे झोपड़े की तरफ कदमों की आवाज आ रही थी। झोपड़े में जल रही एक छोटी लालटेन में आंसुओं से भरा चेहरा दिख रहा था। वह कुर्सी पर झुकी हुई बैठी थी। आदित्य, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आदित्य उसके बगल में बैठ गया। उसका दिल अभी भी गुस्से में था, पर पत्नी को रोता हुआ देखकर उसका दिल पिघल गया। कोई बात नहीं, हम कल बात करेंगे, आज तुम आराम करो, उसने धीरे से कहा। उसे नहीं पता था कि बस कुछ ही पल में सब खत्म होने वाला है। जब आदित्य मुड़कर खड़ा होने लगा तो एक काला साया झोपड़े के पीछे से आ गया। राम सिंह ने अपना बड़ा शरीर दिखाया और आदित्य के सिर पर जोर से लकड़ी मारी। धम
की जोरदार आवाज ने रात की शांति को भंग कर दिया। आदित्य लड़खड़ा गया और गिर गया। उसके सिर के पीछे से खून निकल रहा था और सारी मिट्टी लहूलुहान हो गई। झोपड़े से चीखने की आवाज नहीं आई, बस सांस लेने की आखिरी आवाजें आ रही थीं, पर थोड़ी देर में ही वह चुप हो गया। सीमा ने अपने हाथों से अपना मुंह ढांक लिया ताकि आवाज बाहर न आए। उसकी आंखें खुली थीं और उसका शरीर कांप रहा था, पर राम सिंह शांत खड़ा रहा। उसका चेहरा ठंडा था। जल्दी कर, मेरी मदद कर, उसने कहा। उन्होंने मिलकर आदित्य के शरीर को तालाब के पास के छोटे गोदाम में खींचकर ले जाया। वहां पर रस्सियां और वजन करने वाले पत्थर तैयार थे। राम सिंह ने आदित्य के हाथ पैर रस्सियों से कसकर बांध दिए और फिर एक मोटी रस्सी उसकी कमर पर बांधी और लगभग 40 किलो का पत्थर उसके ऊपर रख दिया। पकड़कर रखो, राम सिंह ने सीमा से कहा। भले ही वह कांप रही थी, फिर भी उसने मान लिया। उसके हाथ एकदम ठंडे हो गए थे, पर फिर भी उसने रस्सी खींची, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आदित्य हिले नहीं। उसके बाद उन्होंने आदित्य के शरीर को एक छोटी सी गाड़ी में डाला जिसमें लोहे के पहिए थे। गाड़ी जोर से आवाज कर रही थी, जमीन पर निशान छोड़ रही थी। राम सिंह गाड़ी खींच रहा था और सीमा उसके पीछे चल रही थी। उस रात सिर्फ गाड़ी के पहियों और उन दोनों की सांस लेने की आवाजें आ रही थीं। तालाब नंबर 5 पर पहुंचकर वे रुक गए। पानी चांद की आधी रोशनी में चमक रहा था। राम सिंह ने एक लंबी सांस ली और ठंडे दिल से कहा, अब वक्त आ गया है। फिर उन्होंने आदित्य के शरीर को धक्का देना शुरू कर दिया और आखिर में सारा भार पानी में चला गया। एक जोर की आवाज आई और फिर पानी कुछ देर के लिए अशांत होकर फिर शांत हो गया। पानी का भार शरीर को नीचे खींच रहा था। कुछ ही पल में कीचड़ भरे पानी में डूबा हुआ था। बस छोटी छोटी लहरें दिखाई दे रही थीं। सीमा जमीन पर बैठकर रो रही थी। राम सिंह ने खाली नजर से पानी की तरफ देखा। कोई नहीं ढूंढ पाएगा, पानी सब कुछ छिपा देगा, उसने धीरे से कहा। उस रात सब कुछ करने के बाद वे घर वापस चले गए। राम सिंह ने बाथरूम में अपने खून से सने हाथ धोए और सीमा ने अपने कपड़े बदले और मिट्टी के निशान साफ किए। अगले दिन उन्होंने ऐसे दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। राम सिंह ने बेरहमी से अपने आदमियों को कहा कि आदित्य गुस्सा होकर मुंबई चला गया है, और सीमा सबके सामने रो रही थी जैसे सच में कुछ खो गया हो। जांच की टीम के सामने जब घटना का दृश्य दोबारा बनाया गया तो हर कोई शांत था। कमरे में तनाव भरा माहौल था। किसी ने नहीं सोचा था कि यह कहानी इतनी ठंडी होगी और इतनी प्लानिंग से रची गई होगी। आखिर में विजय ने धीरे से कहा कि हो सकता है कि पानी जिस्मों को छुपा ले, पर यह सच्चाई को कभी नहीं छुपा सकता। शायद उस रात आप दोनों को लग रहा होगा कि आप जीत गए हैं, पर आज आप दोनों हार गए हैं। आपने सिर्फ आदित्य को ही नहीं खोया, पर खुद को भी खो दिया है। राम सिंह ने अपना सिर झुका लिया। उसका चेहरा बेजान था, पर उसकी आंखों में नमी थी। सीमा ने अपने हाथों से चेहरा छिपा लिया। उसके कंधे हिल रहे थे। बाहर का आसमान धीरे धीरे रोशन हो रहा था। पहाड़ की चोटियों पर रंग आ रहा था, जैसे इंसानी जिंदगी से उसे कोई मतलब नहीं हो। पर विजय के लिए यह एक याद दिलाने वाला था कि जिंदगी चलती रहती है, भले ही एक आत्मा चली जाए। राम सिंह और सीमा की बात अब पूरे इलाके में फैल गई थी। कुछ ही घंटों में आसपास के गांव कहानियों से भर गए। झींगा राजा ने अपने बेटे को मार दिया, बहू ने अपने पति को मारने में अपने ससुर का साथ दिया। ये शब्द अब दुकानों, बाजारों, यहां तक कि झींगा तालाबों की तरफ जाने वाले छोटे रास्तों पर भी कहे जा रहे थे। अगले दिन पुलिस स्टेशन के बाहर लोग जमा हो रहे थे। कुछ के चेहरे सख्त थे तो कुछ को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। एक बूढ़ी औरत ने मुंह छिपाकर कहा कि वो हमेशा मंदिर जाया करते थे और एक अच्छे परिवार जैसे लगते थे। एक नौजवान ने जवाब दिया कि पैसे से आंखें बंद हो जाती हैं। यही है। प्रेस वाले समझ गए कि यह खबर बड़ी है। कैमरे ने जल्दी से बलबीर पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे पुलिस ने घेर रखा था। जो कभी शांत दिखता था, अब टीवी पर खबरों का हिस्सा था। उस दिन 18 जुलाई 2023 को रायगढ़ के उस शांत गांव का मंजर बहुत बदल गया था। चारों तरफ खौफ और गुस्सा फैला हुआ था। पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। हर कोई उस भयानक सच्चाई को जानना चाहता था। इधर लोकल मीडिया वालों को भी समझ आ गया था कि ये कोई मामूली खबर नहीं है। वे सब इस भयानक कहानी की तह तक जाना चाहते थे। पुलिस ने भी लोगों की सुरक्षा के लिए हर मुमकिन इंतजाम कर लिए थे। वहीं दूसरी तरफ गांव के मुखिया और कुछ बड़े बुजुर्ग एक मीटिंग कर रहे थे। वे सब परेशान थे क्योंकि इस घटना ने पूरे गांव को बदनाम कर दिया था। वे सोच रहे थे कि कैसे इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया जाए और गांव की इज्जत को बचाया जाए। पुलिस स्टेशन के अंदर इंस्पेक्टर विजय को लगातार फोन आ रहे थे। बड़े अफसर इस केस के बारे में और जानकारी चाहते थे
और मीडिया वाले इंटरव्यू लेने के लिए परेशान कर रहे थे। पर विजय शांत थे। उन्हें पता था कि उन्हें हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा। इसी दौरान राम सिंह और सीमा को अलग अलग कमरों में रखा गया था। राम सिंह तो एकदम शांत हो गया था, जैसे उसने हार मान ली हो। ज्यादातर वक्त वह चुपचाप बैठा रहता और कभी कभार पानी मांगता था। लेकिन सीमा का हाल बुरा था। वह हर रात रोती थी और चीखती थी, जिससे वहां के पुलिस वाले भी परेशान हो गए थे। उसे शांत करने के लिए दवाइयां देनी पड़ी थीं। एक दिन विजय ने राम सिंह से मिलने का फैसला किया। उन्होंने उसे 2 कप कॉफी दी और धीरे से पूछा, राम सिंह जी, लोग आपको बहुत मानते थे, क्या आपको अफसोस है? राम सिंह ने कॉफी की तरफ देखा और गहरी सांस ली। हर पल अफसोस होता है, पर अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने जो कुछ भी बनाया सब बर्बाद हो गया, और इसकी वजह कोई और नहीं, मैं खुद हूं। उसकी आवाज में दर्द था। विजय ने उसकी तरफ देखा और कहा, तो अब आपके पास बस एक ही रास्ता है। सच बताइए ताकि लोग जान सकें और आने वाली पीढ़ी ऐसी गलती न करे। वहीं दूसरी तरफ एक महिला पुलिस वाली सीमा से पूछताछ कर रही थी। सीमा बता रही थी कि उसे अदालत जाने और लोगों के सामने अपना चेहरा दिखाने से कितना डर लग रहा है। पुलिस वाली ने कहा, डरिए मत सीमा जी, अगर आप सच बोलेंगी तो शायद आपको माफी मिल जाए। दिन गुजरते गए और इस केस की चर्चा पूरे देश में होने लगी। अखबारों में राम सिंह के बड़े कारोबार और उसकी दौलत के बारे में छप रहा था और लोग उसके पतन की बातें कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग गुस्सा जाहिर कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि राम सिंह और सीमा को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तो कुछ लोग आदित्य के लिए दुख जता रहे थे। आदित्य के बारे में लोग कह रहे थे कि वह बहुत शांत और मददगार था और हमेशा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता था। एक दिन गांव वालों ने मिलकर आदित्य की आत्मा की शांति के लिए एक प्रार्थना सभा रखी। हर कोई रो रहा था और आदित्य को याद कर रहा था। एक पुजारी ने कहा, आदित्य बहुत जल्दी चले गए, पर हमें उनकी जिंदगी से सीखना चाहिए और कभी लालच और स्वार्थ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उधर तालाब नंबर 5 अब वीरान पड़ा था। वहां कोई झींगा नहीं पाल रहा था, जैसे कुदरत भी उस जगह को छूना नहीं चाहती थी। इंस्पेक्टर विजय रात में उस तालाब के किनारे बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि उन्होंने सच्चाई तो सामने ला दी है, पर क्या अब इंसाफ हो पाएगा? कुछ हफ्तों बाद अदालत में इस केस की सुनवाई शुरू हुई। पूरा देश उस सुनवाई का इंतजार कर रहा था। अदालत में वकील सारी बातें बता रहे थे, सबूत दिखा रहे थे और गवाहों से सवाल पूछ रहे थे। राम सिंह और सीमा चुपचाप बैठे थे, जैसे उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी हो। इस केस की सुनवाई कई दिनों तक चली। हर दिन नई बातें सामने आ रही थीं और लोगों को और ज्यादा दुख हो रहा था। और फिर वह दिन आ गया जब अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने राम सिंह को आदित्य की हत्या करने और सीमा को उसका साथ देने का दोषी पाया। राम सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई गई और सीमा को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। यह फैसला सुनकर लोग हैरान रह गए। कुछ लोग सजा से खुश थे, तो कुछ को लग रहा था कि सीमा को और कम सजा मिलनी चाहिए थी। इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोगों को समझ में आ गया कि लालच और स्वार्थ इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है। और आज भी रायगढ़ के लोग उस भयानक घटना को याद करके सिहर उठते हैं। वे जानते हैं कि उस तालाब में एक बेगुनाह की जान गई थी और उस तालाब की मिट्टी आज भी उस दर्दनाक कहानी की गवाह है। विजय ने उस केस को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि उस केस ने उन्हें सिखाया कि सच्चाई कितनी भी छुपी हुई क्यों न हो, वह एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। और यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें कभी लालच और स्वार्थ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो हमें भी राम सिंह और सीमा की तरह पछताना पड़ेगा।